दुबे जी के पास चलता हूं क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है और हम केवल समस्या नहीं बताते तो समाधान भी देते हैं। दुबे जी, क्या अपराध है ये बताना और कैसे उस पर एफआईआर हो सकता है? देखिए, इस पर दो तीन कार्रवाइयां हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि इन मोहतरमा की जो डिग्रियां हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी इनकी डिग्रियों को जब्त कर सकती है और इनको जीरो पढ़ा लिखा घोषित कर सकती है। ये यूनिवर्सिटी के पास राइट होता है। अच्छा, मैं फिर से कहता हूं कि यूनिवर्सिटी के पास ये राइट होता है कि लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी ये से किसी पढ़ा हो, यूनिवर्सिटी से पढ़ी है? मुझे तो किसी मदरसे से पढ़ी हुई लग रही। नहीं, अगर यूनिवर्सिटी से कहीं से पढ़ी हैं तो ये पता करके यूनिवर्सिटी को अगर ये अप्लाई किया जाए तो यूनिवर्सिटी इनकी डिग्रियों को वापस लेने का अधिकार रखती है और इनको जीरो पढ़ा लिखा घोषित कर सकती है। कि भारत के लोगों का सेंटीमेंट भड़काना, भारत के लोगों को बरगलाना, उसके लिए इंडियन पीनल कोड में प्रावधान है। कल भी मैंने कहा था 295 कैपिटल ए में ये व्यवस्था दी गई है। इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं मदरसे से पढ़ी हुई, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये इस्लाम की है। जब आप महर की बात करते हैं निकाह में, तो महर दो प्रकार के होते हैं। एक महर पहले दिया जाता है निकाह के समय और एक महर उधार रखा जाता है। और उसका मतलब आपको बताऊं क्या होता है कि शरीर को एक्सेस करने का पेमेंट देना। अगर उसमें यहां तक प्रावधान है कि अगर महिला को पेमेंट नहीं दिया जाता है तो निकाह होने के बाद भी वो अपने शरीर को छूने नहीं देगी। और इवन पेमेंट नहीं दिया जाता है तो महिला को इस आधार पर कोर्ट में जाकर तलाक लेने का अधिकार है कि मेरा पेमेंट नहीं हुआ। और मैं प्रीवी काउंसिल के कई जजमेंट कोट कर सकता हूं जिसमें मुस्लिम जजेस ने कहा है दिस इज द प्राइस लाइक द सेल ऑफ द गुड्स। जैसे गुड्स सेल होने के बाद उस गुड्स को आप तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक उसका पेमेंट ना हो जाए, बिल्कुल वैसे ही महिला को तब तक नहीं छुआ जा सकता जब तक उसका पेमेंट ना हो जाए। दूसरा जो महर होता है वो बाद में दिया जाता है और उस महर में ये होता है कि जो उसने जीवन भर सर्विसेज दी आपको अपने शरीर की, उसका पेमेंट बाद में देंगे। फर्स्ट नाइट का पेमेंट पहले देना पड़ेगा और उसके बाद का पेमेंट आपको देना पड़ेगा। और ये इस्लामिक लॉज में डिफाइंड है और इसको कोई मुल्ला मौलवी संसार का झुटला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में महिला को बेचा जाता है, बेचकर उसका पेमेंट दिया जाता है और पेमेंट देकर ही उसके शरीर को एक्सेस किया जाता है, पेमेंट देकर ही उससे कार्रवाइयां करवाई जा सकती हैं। यहां तक कि अगर पति मर गया है तो महर उसने पेमेंट नहीं किया, उधार था, तो पति की जो संपत्ति है उसमें उसका जो सक्सेशन होगा उसके अतिरिक्त उसके लड़कों से वो पेमेंट लेने के लिए मुकदमा कर सकती है और तब तक उस प्रॉपर्टी पर बैठी रहेगी जब तक उसका पेमेंट नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो सेल की गई थी और सेल का प्राइस उसको मिलना चाहिए। ये जजमेंट बड़ी अदालतों के हैं और वर्ल्ड वाइड अदालतों के। हम मुकदमे जब लड़ते हैं तो हम महर के ऊपर ये सब्जेक्ट कोर्ट में रखते हैं और कोर्ट में एक्सेप्टेबल है। ये सेम भाषा जो उनकी है लीगली, वो यहां पर उल्टा फिट करने की कोशिश कर रही। अपनी गंदगी को कहीं दूसरी जगह वो फिट करके लोगों को बरगला रही हैं और देश को मिसगाइड कर रहे हैं, हिंदू समाज को हर्ट कर रहे हैं। इनके लिए इन मोहतरमा की सारी डिग्रियां जब्त होनी चाहिए और साथ में इनके खिलाफ मुकदमा होकर इनको जेल जाना चाहिए। ये अगर कोई इनिशिएट करे इनका पूरा डिटेल लेकर तो निश्चित रूप से इसमें होगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि आप घोषणा कर दीजिए आज कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इस तरह के ऐप चलते हैं उनमें अगर आपको इस तरह की कोई वीडियो मिलती है वो हमको भेजिए। कल आपके पास बहुत बड़ा भंडार आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये देश में नैक्सस है जो चल रहा है और इस प्रकार से ही सब चल रहा है पूरा का पूरा। बिल्कुल। अब मैं बड़ा ही खतरनाक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। कोई भी आज तक मैंने ऐसा वीडियो नहीं देखा, मुसलमान ने भी ये कहते हुए मैंने कभी नहीं देखा कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ जी का मंदिर तोड़ा, इसका कोई समर्थन करता हो या बचाव की गुगली फेंकता हो। लेकिन यूपीएससी के छात्रों के सामने यह अपराध हो रहा है। देखिए, इनफैक्ट लाइक जैसे औरंगजेब के बारे में बोले जाता है जब कौन सा काशी विश्वनाथ वाला है, कौन सा एक मंदिर, वन सम टेम्पल ही हैड डिस्ट्रॉयड। सो actually, like when you some texts they also say that there was a complaint by the good priests
there was complaint by the good priests that some illegitimate activities are taking place in that temple. So we all know Hinduism में कभी-कभी ऐसा, every religion, not just Hinduism, but अब जैसे आसाराम बापू है, ठीक है, वो लव चार्जर वाला बाबा राम रहीम है, right? तो क्या मतलब misuse of religion is there in every religion, right? So therefore, if some illegitimate activities were taking place in that temple, so he kind of like destroyed that temple. देखिए दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, मतलब वो मंदिर जो तोड़ा गया काशी विश्वनाथ का, वो धर्म बचाने के लिए तोड़ा, क्योंकि वहां के पुजारी गलत हो गए थे, तो इसलिए उसने पुजारियों को कुछ करने के बजाय मंदिर ही तोड़ दिया। काशी विश्वनाथ भी ऐसे ही तोड़ा, ऐसे ही मथुरा तोड़ी, ऐसे ही बाकी 4 लाख से ज्यादा मंदिर इन लोगों ने तोड़े। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने जजमेंट दिया कि भाई हिंदुस्तान के मंदिर तोड़े गए थे सिर्फ इस्लाम को बढ़ाने के लिए, और राम मंदिर का जजमेंट अभी रिसेंटली आया है। इन्होंने तो सबको ही धता बता दिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धता बता दिया, इन्होंने हिंदुस्तान की पूरी फिलॉसफी, और ये तो इस्लाम की फिलॉसफी को फेल कर रहे हैं सर, क्योंकि इस्लाम की फिलॉसफी तो धर्म बचाने के लिए है ही नहीं किसी का, वो तो काफिर बनाती है और मारती है। ये तो सर्वविदित फिलॉसफी है, उसको भी इन्होंने धता बता दिया। तो मुझे लगता है कि इस्लामिक लोग भी इनको देखकर शर्मा रहे होंगे कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए क्या औरंगजेब काम कर सकता है, सोचने से भी परे। और अगर ऐसा करता था तो वो तो गैर इस्लामिक है, तो इसका मतलब औरंगजेब संसार का सबसे बड़ा गैर इस्लामिक व्यक्ति था, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को इन्होंने बिल्कुल परे रख दिया और अब कोई मतलब नहीं रहा। राम मंदिर जजमेंट को फिर से रिव्यू करना चाहिए इनके आधार पर कि भैया वो तो अच्छे लोग थे, वो अच्छा काम कर रहे थे। बिल्कुल, औरंगजेब का महिमा मंडन और शिवजी के मंदिर को तोड़ने की घटना को मैं इस पर तो बहुत लंबा बोल सकता हूं, लेकिन क्योंकि मुझे कई वीडियो दिखाने हैं इसलिए एक एक प्रतिक्रिया ले। मंदिर की बात निकली है तो मैं थोड़ा क्रम बदलकर आपको अयोध्या के मंदिर के प्रति इनके ट्यूटर टीचर जो कि पढ़ा रहे हैं क्या कहते हैं, देखिए लेटेस्ट। So basically it was decided that नहीं अब इतना क्या ऑनलाइन वालों को क्यों वंचित रखें सुख से, तो मतलब सो द पॉइंट हियर इज कि मल्लिका फुरातम्मा के आउट ऑफ रिस्पेक्ट बेसिकली द मेंस्ट्रुअल एज इज नॉट अलाउड टू एंटर इन द टेंपल। नाउ व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज रिलीजन और रैशनैलिटी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन इज ऑल अबाउट फेथ, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अब बन रहा है ना यूपी में इलेक्ट्रिसिटी आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, राम जी बस जाए, वो जो उसमें राम जी का ये बड़ा सा स्टैचू बना दो। तो बताइए, ये वीडियो राम मंदिर के कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद है, मतलब सामने बैठे हुए छात्रों को कानून बचाना है, सिस्टम को बचाना है, उन्हीं को विद्रोही बनाया जा रहा है, वो भी झूठ मजाक फरेब के साथ। दुबे जी, इस पर तो मुझे लगता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, और ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई में आता है। जब आप इस तरह की चर्चा करते हैं तो ये हालांकि वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं आता, लेकिन सिविल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में ये आता है और इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मुझे लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है केवल एक विजन का नहीं, मैं पूरी मंडी की बात करता हूँ। हाँ, एक एक ले रहे अभी दुबे जी, नंबर सबका आएगा, ये चुनाव वगैरह कई चीजें चल रही, इसलिए अभी तो केवल एक इनके ही कुछ वीडियो हैं, लेकिन नंबर सबका लाएंगे। हाँ बोलिए। और सौभाग्य ये है, कोविड दुनिया के लिए तो समस्या खड़ी कर गया, लेकिन ये लोग यूट्यूब पर आए या ये लोग ऑनलाइन शुरू हुए इसलिए आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, नहीं तो ये जमाने से बच्चा जो अंदर आता है ना, वो अबोध बालक होता है, उसको बहुत नॉलेज नहीं होती है, उसको ये लगातार बरगलाते रहे। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये किस प्रकार का ये पढ़ा क्या रही हैं, ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं जो आईएएस के एग्जाम में पूछा जाता है। भाई आप कोचिंग चला रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप वो पढ़ाइए जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि कौन से एग्जाम में ये पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट में ये जो सब्जेक्ट पढ़ा रही है वो है। तो ये तो मेरे दिमाग से ही मेरे समझने से ही परे है कि ये सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रही है और क्या पढ़ा रही है और कौन सा एग्जाम दिलवाने जा रही है। प्रभु की आता माझी सटकली की नहीं इस वीडियो को देखकर, देखे।
state which was a counter to the British power in India, अभी हमने ब्रिटिशर स्टार्ट नहीं किया है, it was Mysore. It was one state which was behaving like the Britishers were behaving. It was Mysore. And if you are truly nationalistic, if there is one state which you should be fan of, it is Mysore. Marathas, they will come at number 2. In fact, Marathas, क्या number 2 पे भी क्या ही आएंगे? मतलब Marathas, they supported the British. So therefore, if there is anyone who, like it was Tipu Sultan who died in a war protecting his capital, Seringamapatnam, in 1799. So, मतलब, although he is a Muslim. So therefore, if you are truly nationalistic, if there should be one hero from this era, it should be Tipu Sultan and Hyder Ali. Right? मतलब झूठ की पराकाष्ठा है दुबे जी। अगर ये यूट्यूब और ये मुझे लगता है कि कोरोना की सबसे बड़ी उपलब्धि कुछ होगी तो ये वीडियो हम जैसे लोगों के सामने आना है कि टीपू सुल्तान नेशनलिस्ट था। जिन मराठों को ये 2 नंबर और बल्कि 2 नंबर भी नहीं कह रहे, उन्होंने ही हिंदुस्तान से इस्लाम के साम्राज्य को समाप्त किया। अटक से लेके कटक तक आपका अफगानिस्तान है। 25 आज के भाषा में मुख्यमंत्री जैसे सरदारों को बैठाया था। और जो जिसको ये आखिरी मुगल बादशाह कहते हैं, उनकी बीबियों को लगने वाले खर्चों के लिए सैलरी बढ़ाकर मांगने के पत्र हैं। उन्होंने सिंधिया से वो सैलरी बढ़ाकर मांगी है। मराठों के सामने टीपू सुल्तान को नायक स्थापित करना, वो टीपू सुल्तान जिसने अपने राज्य के बाहर कभी भी कुछ भी किया नहीं, देश का उसका कोई संबंध नहीं था, उसका हिंदुस्तान का कभी संबंध नहीं रहा है। मराठों के साथ हुए सभी युद्धों में उसका पराजय हुआ है। ऐसे में टीपू सुल्तान को हीरो के तौर पर प्रस्तुत करना और इसी प्रकार के झूठ के कारण आज महाराष्ट्र में कई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का या रोड का नाम भी टीपू सुल्तान दिया जा रहा है, जबकि 5 साल पहले तक महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान का मतलब भी औरंगजेब ही होता था, दक्षिण का औरंगजेब। आज टीपू सुल्तान के प्रति ये महिमा मंडन करके बताना, ये अंग्रेजों के वर्जन को आगे लेकर जाना है। मैं दुबे जी को पूछता हूं कि महापराक्रमी महान योद्धा है, जिन्होंने एक एक युद्ध में परिवार के 4 लोगों को बलि चढ़ा दिया देश के लिए, धर्म के लिए, ऐसे मराठों का इतिहास कलंकित करने के लिए इन पर कार्रवाई बनती है क्या और कौन सी बनती है? हमें लगता है कि ये जो पूरा सिस्टम जैसा कहा है, पूरा नेक्सस है, इस पर एक ग्रांड इन्वेस्टिगेशन एनआईए से होनी चाहिए। मैं सीबीआई को भी नहीं कह रहा हूँ, एनआईए से होनी चाहिए, क्योंकि यही सब कारण हैं जिनकी वजह से भारत में ये आतंक मचता है। एक बात और नीरज अत्री जी अच्छा बता पाएंगे कि आपने देश का पहला शिक्षा मंत्री किसको बनाया था? मदरसा छाप को, कभी तो गया नहीं वो। और अबुल मौलाना आजाद को अगर आप शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो वो बोएगा क्या, ये तो बताइए। उसने जो करने आया था, अरबियन था, भारत का भी मुसलमान नहीं था, वो अरेबियन मुसलमान था, उसको पहला शिक्षा मंत्री बना दिया। वो कभी स्कूल कॉलेज गया नहीं, उसने इतिहास की किताब नहीं पढ़ी, वो सिर्फ मदरसे में पढ़ा था। तो मदरसा छाप अगर सिलेबस बनाकर कुछ देगा तो इस तरह के तो ये होने ही है। अभी नीरज जी को मैं कई बार फॉलो करता हूँ, ये इतिहास की जो अपने यहाँ लिखी हुई सरकारी किताबें हैं, उन किताबों में से भी ऐसा निकाल कर लाते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि अपरिकल्पनीय, ऐसा कैसे हो सकता है, लिखा कैसे जा सकता है। अब ऐसा अगर पढ़कर आएंगे। दूसरी बात यह है कि मराठों के बारे में अगर सही से लिखा जाए तो जिस समय अंग्रेज आया तो अंग्रेज ने दिल्ली मुसलमानों से नहीं लिया है, अंग्रेज ने दिल्ली मराठों से लिया है। बिल्कुल, ये इतिहास गवाह है। लेकिन लिखने वाले ने दिल्ली मुसलमानों से अंग्रेजों की लड़ाई करवा दी, लिखने वालों ने, जबकि दिल्ली पर मराठों का कब्जा हो चुका था। और दिल्ली इसीलिए बची हुई थी क्योंकि मराठे बैठे हुए थे। जब तक मराठों के बीच से गड़बड़ नहीं हुई तब तक दिल्ली पर घुस नहीं पाया ये अंग्रेज। लेकिन साहब, अच्छा दूसरी बात एक और आप समझिए कि बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ईसाइयों को भारत में अंग्रेज कहा गया, ईसाई नहीं कहा गया। भारत में सिस्टमेटिक तरीके से उनको अंग्रेज कहा गया ताकि आपकी जो रिलीजियस फीलिंग है वो उनके प्रति, उनके अगेंस्ट में आ ना जाए। ये सिस्टमेटिक भारत में चलाया गया। इस पर तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक बड़ा पैनल बिठाकर इनको, नीरज जी जैसे लोगों को जो बहुत अंदर तक जाते हैं, यूपीएससी की किताबें देखते हैं या नीचे जो सीबीएसई की किताबें देखते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ये खूब निकालते हैं, मैंने खूब देखा है इनको।
ऐसे लोगों के एक ग्रुप बनाकर इस पर ही काम होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जब इस प्रकार जैसे नीरज जी बोलते हैं या कोई हमारे यहाँ बोलने का प्रयास करता है तो एक वो भी उन हावी हो जाती है और लॉबी हावी करके उस व्यक्ति को कहीं दबाकर पीछे धकेल देती है और कोई काम आगे नहीं होता। लेकिन सुदर्शन को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा या बहुत बड़ा साधुवाद दूंगा कि आपने ये विषय उठाया। कोई हिम्मत ही नहीं करता इस तरह के विषय उठाने की, तब सोचते ही नहीं, कहते नहीं ऐसा नहीं, ऐसे तो वैसे हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको तो मुझे लगता है इस पर जो सीरीज चलाते हैं, मतलब मैं आपको सैल्यूट करता हूं इन मामलों के लिए। देखिए इसके लिए झेलना भी पड़ता है। 1822 केसेस चल रहे मेरे ऊपर। खैर, जो मराठों की इतिहास की बात है, मैं दो चीजें बढ़ाकर, क्योंकि हमको आगे भी बढ़ना है। अंग्रेज आए थे वेस्ट से, लेकिन वेस्ट से आए तो भारत की भूमि उनको गुजरात, महाराष्ट्र या आज का गोवा या नीचे केरला तक की भूमि सबसे नजदीक थी, क्योंकि हवाई जहाज से नहीं, जहाज से आते थे। तो वो आए तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर बंगाल की तरफ से क्यों आए, महाराष्ट्र गुजरात की तरफ से क्यों नहीं आए? क्योंकि शिवाजी महाराज जी ने हिंदुस्तान की पहली नेवी बनाकर रखी थी। जो समुद्र में विश्व पर राज अंग्रेजों ने जो किया वो नेवी के बलबूते किया, क्योंकि उनकी नेवी मजबूत थी, उस आधार पर वो दुनिया भर पर राज कर रहे थे। लेकिन वो महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं कर पाए। शिवाजी महाराज ने ब्रिटिश नेवी को हराया था, उनके बाद भी किसी ने उनको आने नहीं दिया, इसलिए कभी भी पश्चिम और दक्षिण से अंग्रेज नहीं आ पाए। उनको श्रीलंका को पूरा चक्कर काट के बंगाल के द्वारा आना पड़ा। इसलिए इनके पहले कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, इनका मुख्यालय भी कलकत्ता में था। उसके बाद ये दिल्ली आया। रही बात जो आपने कहा कि मराठों से दिल्ली ली है, बहुत से लोग नहीं जानते। मैं जहां खड़ा हूं ना, नोएडा में, इस नोएडा में गोल्फ कोर्स है। इस गोल्फ कोर्स के पास एक छोटा सा पिलर लगा हुआ है। लोग जानते नहीं कि ब्रिटिश फ्रेंच फौजों ने मिलकर, और ये जो बुलंदशहर है और अलीगढ़ है, बुलंदशहर का तब का जो बुलंदशाह था, उस बादशाह सरदार ने फ्रेंच ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर मराठों पर हमला किया। तब आज का जो नोएडा है, यहां पर मराठों की छावनी थी, वहां यह युद्ध लड़ा गया, सबने बलिदान दिया। यह दिल्ली मराठों से ब्रिटिशों के पास गई है, लेकिन बताया यह जाता है, बल्कि आप जहां से आते हैं वहां के पूर्व सांसद और भारत में कानून मंत्री रहे हुए व्यक्ति भी जब लिखते हैं सन्स ऑफ बाबर, तो ये कहते हैं कि ये देश हमसे छीना गया था, हमको वापस मिलना चाहिए। यह झूठ स्थापित करने के लिए ही यह सब कुछ किया जाता है। मैं महाराष्ट्र के मराठों को, और मराठा जब कहा जाता है तो महाराष्ट्र की मराठा जाति नहीं, समूचे महाराष्ट्र को कहा जाता है। और वो भी महाराष्ट्र केवल आज का दिखने वाला सीमा के अंदर का महाराष्ट्र नहीं है। मैं उनको आह्वान करता हूं कि आपके पुरुषार्थ को, आपके पूर्वजों को जो यहां कलंकित किया गया है, उसके प्रति आप कानूनी कार्रवाई अवश्य करें। सुदर्शन आपके साथ है। और वैसे मराठे कभी भूलते नहीं है, इसलिए मैंने कहा ना, आता माझी सटक ली, ऐसा एक भी मिल जाए महाराष्ट्र से तो ये सारे कोचिंग एक दिन में बंद हो जाएंगे।